हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। तो फ्रेंड्स, आज हम इस इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 जर्मनी के एक सिटी फ्रैंकफर्ट में हुआ। उनकी फैमिली में 4 मेंबर्स थे, उनके फादर, उनकी मदर, उनके एल्डर सिस्टर और वो खुद। उनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक, उनकी मदर का नाम था एडिथ फ्रैंक और उनकी एल्डर सिस्टर का नाम था मार्गोट फ्रैंक। उनकी फैमिली एक ज्यूस फैमिली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ ज्यूस का मतलब यहूदियों से है। और जो उनके फादर थे ऑटो फ्रैंक, वो एक व्यापारी थे और वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मन आर्मी के एक ऑफिसर भी रह चुके थे। और उनकी फैमिली करीब 100 सालों से फ्रैंकफर्ट में रह रही थी। और मैं आपको बता दूं कि एन फ्रैंक का जब जन्म हुआ था, उस समय जर्मनी में काफ़ी बेरोजगारी छाई हुई थी। लोगों के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था, जिसकी वजह से वो सब लोग परेशान हो चुके थे। और तभी वहाँ नाजी पार्टी का लीडर, जिसका क्या नाम था, एडोल्फ हिटलर, वहाँ पर आया और उसने एक स्पीच दी। उसने अपनी स्पीच में बताया कि जर्मनी की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का एक ही कारण है, और वो कौन है? यहूदी। अगर हम इन यहूदियों को देश से बाहर निकाल दे तो जर्मनी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं जनवरी 1933 में, जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसके चांसलर बनते ही काफ़ी यहूदियों ने अपनी नौकरियां खोई और उनकी दुकानों का भी बहिष्कार किया गया और उनके द्वारा लिखी गई किताबों को भी खुलेआम जलाया गया, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रैंक का परिवार भी यहूदियों से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से उन लोगों को भी अपना देश छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से फिर वो लोग जर्मनी से एम्स्टर्डम चले गए, जो कि हॉलैंड में है। और मैं आपको यही बता दूं कि प्रेजेंट टाइम हॉलैंड का जो नाम है वो है नीदरलैंड। उन्हें लगा कि वो लोग वहाँ पे सेफ रहेंगे, मगर ऐसा नहीं था। एम्स्टर्डम में कुछ साल एन के परिवार के लिए काफ़ी पीसफुल हैं। वहाँ पे एन ने अपना एडमिशन एक मॉन्टेसरी स्कूल में कराया और उनका स्कूल कुछ इस तरह से दिखता था। और मैं आपको बता दूं कि एन का दिमाग हमेशा अलग अलग नई नई कहानियों से भरा रहता था। और एक दिन क्या हुआ, उनके क्लास के बच्चों से कहा गया कि आप सभी को एक स्टोरी लिखनी है, और उस स्टोरी में एन को सबसे अच्छा रोल दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि एन की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल और अच्छी थी। और मैं आपको बता दूं कि एन फ्रैंक, जो कि इस नॉवेल की राइटर हैं, वो बड़े होकर एक राइटर या एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी। फिर धीरे धीरे 2 साल वो लोग एम्स्टर्डम में बिता देते हैं। उसके बाद जिस प्रॉब्लम से वो लोग जर्मनी छोड़कर यहाँ आए थे, उस प्रॉब्लम ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। जर्मनी ने एक के बाद एक देशों को हराया। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। फिर नई 1940 में जर्मनी ने हॉलैंड पर अटैक किया, जिसके कारण एन परिवार को भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। क्योंकि अगर वो भागते भी तो कहाँ छिपते हैं, क्योंकि सभी बॉर्डर्स और ट्रेन स्टेशनों पर जर्मन सोल्जर्स तैनात थे, जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एम्स्टर्डम, जहाँ वो लोग छिपे थे, वहाँ पे यहूदियों को अपने कपड़ों पर एक येलो स्टार पहनना पड़ता था। क्यों पहनना पड़ता था? कि ताकि वो अपनी पहचान बता सकें कि हम लोग एक यहूदी हैं। और उस टाइम डच स्कूलों में भी यहूदियों का एडमिशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से एन को अपना मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ना पड़ा। और फिर वो अपना मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ देती हैं। उसके बाद फिर वो जाती हैं यहूदियों के सेकेंडरी
स्कूल में। अब हम लोग चलते हैं जून 1942 में, जब एन ने अपना 13th बर्थडे मनाया। उस दिन उसको कई सारे गिफ्ट मिले, मगर उन सभी गिफ्टों में से उसको एक खाली पन्नों वाली कॉपी पसंद आई। उसने उस कॉपी को अपनी डायरी के रूप में बनाया और उसे एक नाम दिया। क्या नाम दिया? किटी। और मैं आप सभी को बता दूं कि अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एन फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी बता सकते हैं कि एन फ्रैंक की डायरी का नाम किटी था। तो आप सभी को ये याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 5 जून 1942 में, जब एन की एल्डर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक को एक कॉल आया। उस कॉल में बताया गया था कि मार्गोट को लेबर कैंप में रिपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है। उसे वहां एक फैक्ट्री में काम करना था। वहां भी और भी बहुत सारे कैंप्स थे जहां यहूदियों को ले जाया जाता था, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं। उन्हें वहां ले जाकर काफ़ी टॉर्चर किया जाता था और फिर कुछ महीनों या कुछ सालों टॉर्चर करने के बाद उन्हें एंड में मार दिया जाता था। जैसा कि फ्रैंक परिवार जानता था कि अगर हम लोगों ने मार्गोट को वहां भेजा तो फिर हम शायद दोबारा कभी मार्गोट को ना देख पाएं। इसलिए नाजियों की कैद से बचने के लिए उन्होंने छिपने की सोची। और मैं आपको बता दूं कि ऑटो फ्रैंक ने अपने ही घर में एक सीक्रेट एनेक्स बनवाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनेक्स का मतलब क्या है? सेफ हाउस, एक गुप्त घर बनवाया था जहाँ पे वो लोग जाकर छिप सकते थे। और एन परिवार को वहाँ अपने कपड़ों के साथ जाना था, मगर वो लोग जाते भी तो कैसे जाते? अगर वो लोग अपने कपड़े किसी सूटकेस में लेकर जाते तो लोगों को यह शक हो जाता कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों शक हो जाता? क्योंकि उस सीक्रेट एनेक्स का जाने का रास्ता कहाँ से था? बाहर से था। इसलिए उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से अगले दिन मीन्स मंडे को एन ने अपने बॉडी पे 2 फ्रॉक, 3 पैंट्स, एक स्कर्ट और एक जैकेट पहना। और फिर उसने अपनी डायरी में लिखा कि हम लोगों ने अपनी बॉडी पे इतने कपड़े पहने हुए थे जैसे लग रहा था कि हम लोग किसी नॉर्थ पोल की यात्रा पर जा रहे हों। और मैं आपको बता दूं कि एन ने अपने साथ अपना स्कूल बैग भी लेकर गई। उन्होंने अपने स्कूल बैग में कपड़ों की बजाय अपने कुछ पुरानी किताबें, कुछ पुराने लेटर्स और अपनी डायरी किटी को भी रखा। और बाद में यह लिखा कि यादें मेरे लिए कपड़ों से ज़्यादा अहम हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि वो जो उनका सेफ हाउस था उसमें 4 कमरे थे, एक बाथरूम, एक किचन और एक छत भी थी। और उनके साथ उनके 4 दोस्त भी छिपे हुए थे, मिस्टर एंड मिसेस वान डेन, उनका बेटा पीटर वान डेन और एक डेंटिस्ट मिस्टर एल्फ्रेड डसेल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।